भाई ना। नहीं, साहब भाई को वही थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, इसलिए असाइनमेंट नहीं बन पाया था। हाँ, मेरा भी नहीं बन पाया सर, वो थोड़ी हुई नहीं। चलिए। सर अभी वो पीएचपी पढ़ेंगे उसके बाद ही कर लेंगे, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ, ये करा तो है अब। अच्छा। पीएचपी के बाद ही करेंगे, जब डेटा वेटा हम सेव करा लेंगे ना टेबल्स के अंदर, हम्म। लिस्ट बन जाएगी तो उस लिस्ट से फिर डेटा फैच करके करेंगे कोशिश करने सही की सही। ना। जी। ठीक है जी। अच्छा, खैर ये पीएचपी से अलग करके भी समझ लें, अगर अभी हमने एपीआई की रीड नहीं करी हम्म। तो आपके पास डेटा इसी तरीके से आ रहा होगा। खासतौर पर माइन स्टेट में तो इसी तरीके से आप जेसन में डेटा आ रहा होता है, हम्म। बट पीएचपी के अंदर हम पूरी एक साथ ही एप्लीकेशन सब कुछ कर रहे होते हैं, तो फ्रंट एंड और बैक एंड एक साथ ही बना रहे होते हैं जी। ठीक है जी। अच्छा जी, खैर पीएचपी स्टार्ट कर देते हैं, माइस्क्यूएल स्टार्ट कर देते हैं, है ना। क्या स्टार्ट करते हैं? क्योंकि बेसिकली देखें, पीएचपी जब हम स्टार्ट कर देते हैं, एक तो पीएचपी में सारी वही चीजें आएंगी स्टार्टिंग में जो सब कुछ जावास्क्रिप्ट में थी। तो ये दूसरी चीज ये है कि पीएचपी में एक उस पर आकर, एक पॉइंट पर आकर जब मैं कनेक्शन बताता हूँ डेटाबेस के साथ, तो फिर मुझे पहले फिर डेटाबेस पर आनी पड़ती है, फिर माइस्क्यूएल पर, वो पीएचपी पर आनी पड़ती है। तो हम एक काम करते हैं, पहले माइस्क्यूएल ही पढ़ लेते हैं, ताकि आपने ये चीज पढ़ी हुई हो, फिर हम बस पीएचपी को कंटिन्यू लेके चले, है ना जी। अच्छा जी, अगर जैसे माइस्क्यूएल की बात की जाए तो माइस्क्यूएल क्या है? देखिए, माइस्क्यूएल बेसिकली एसक्यूएल आपके पास जो वर्ड है, सही। सबसे पहले तो बात करते हैं माइस्क्यूएल की। माइस्क्यूएल आपके पास एक मैनेजमेंट सिस्टम है, जी। ठीक है ना जी। ठीक है। MySQL is an open source relational database management system, RDBMS, that uses structured query language SQL to store, manage and retrieve data. It is one of the most popular databases in the world, serving as the backbone for high traffic platforms like Facebook, Netflix, YouTube and Uber वगैरह। ठीक है जी। अच्छा, ये MySQL क्या है? अच्छा, पहले देखें, दो चीज समझें। एक चीज होती है डीबीएमएस, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मोंगोस की बात करूं, ठीक है, तो वो आप एक के बाद डीबीएमएस हो सकता है, और दूसरी जो अनरिलेटेड डेटाबेस है ना, वो कहलाता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अच्छा, MySQL हो गया, या आपके पास MS SQL हो गया, SQL सर्वर हो गया, ये आपके पास क्या कहलाता है? RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, सबसे पहली चीज तो कॉमन सी बात है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद क्या है? मैनेजमेंट सिस्टम एक वो सिस्टम होता है जहां पर उस चीज को मैनेज किया जा रहा होता है। क्लियर है? तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्या मुराद है? डेटाबेस मैनेजमेंट से ये मुराद है कि वहां पर आप डेटाबेस को क्या कर रहे होते हो? मैनेज कर रहे होते हो, डेटाबेस को मैनेज कर रहे हो तो। ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है आर, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए कहा जाता है, अब जहां पर भी आपके पास ये जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वर्ड यूज होगा ना, रिलेशन से मुराद होता है कि यहाँ पर जो डेटा होता है उनमें आपस में रिलेशन होता है। किस तरीके का रिलेशन? देखें, इन रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है, वो स्टोर किया जाता है टेबल फॉर्म में। इसमें यूज किया जाता है टेबल फॉर्म, ठीक है जी। टेबल फॉर्मेट के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है, और उन डेटा में आपस में रिलेशंस होता है, कि मतलब एक टेबल है हमारे पास, एक स्कूल का हमने डेटाबेस बनाया हुआ है, ठीक है। अब उस स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स भी होंगे, टीचर्स भी होंगे, कोर्सेज भी होंगे, तो वो सबका अलग अलग टेबल होगा। स्टूडेंट्स का अलग, टीचर्स का अलग, स्टूडेंट्स का अलग, कोर्सेज का अलग, इस तरीके से टेबल्स अलग अलग होंगे। बट जाहिर सी बात है, हर स्टूडेंट किसी ना किसी टीचर से बोल रहा है, तो डेटा आपस में बार बार डुप्लीकेट भी नहीं हो डेटा, ठीक है ना। तो हम रिलेशंस क्रिएट करते हैं टेबल के दरमियान, कि ये स्टूडेंट ये इस टीचर से पढ़ रहा है, ये टीचर ये कोर्स पढ़ा रहा है, इस तरीके से। क्लियर है?
अच्छा जी, MySQL आपके पास एक ओपन सोर्स RDBMS है जो यूज क्या करता है, यूज करता है SQL। जहां पर भी आप वर्ड सुनोगे ना, जैसे मैंने ये आपको बताया कि PostgreSQL है, MySQL है, SQL सर्वर है, तो ये जो वर्ड है SQL, इसका मतलब होता है ये यूज कर रहा है SQL लैंग्वेज। SQL लैंग्वेज से मुराद क्या है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, मतलब इसमें क्यूरीज लिखी जाती है। ठीक है जी। ठीक। किस पर्पस के लिए लिखी जाती है भाई? टू स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव डेटा। डेटा को स्टोर कराने के लिए, मैनेज कराने के लिए और रिट्रीव कराने के लिए, रिट्रीव से बाद रिटर्न मंगाने के लिए, फेच कराने के लिए। ठीक है, आपके भाई ये काफी पॉपुलर डेटाबेस है दुनिया में, जो कि बैकबोन मानी जाती है किन एप्लीकेशन के अंदर, किन में जहाँ पे हाई ट्रैफिक प्लेटफॉर्म्स है लाइक फेसबुक है, नेटफ्लिक्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह। ठीक है जी। अब बात करें हम अगर रिलेशनल मॉडल क्या होता है, कोर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। रिलेशनल मॉडल तो अनलाइक अ सिंगल मैसिव फाइल, MySQL ऑर्गेनाइज डेटा इनटू सेपरेट हाईली स्ट्रक्चर्ड टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है भाई, डेटा किस तरीके से इसको स्टोर किया जाता है? हाईली स्ट्रक्चर्ड टेबल्स होती हैं, और टेबल्स किस पे कंसिस्ट होती है? कोई भी टेबल है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, रोज एंड कॉलम्स। So your relationships between these tables, like linking customer to their orders, are defined by the rules called schemas. जो रूल्स हम बना रहे होते हैं, जो रिलेशन हम बनाएंगे, 1 to 1, 1 to many, many to many, वो रूल्स क्या कहलाते हैं? स्कीमास कहलाते हैं। इन्होंने जो एग्जांपल दी है वो क्या दी है? जैसे कि अगर आपके पास एक कस्टमर का टेबल है और एक ऑर्डर का टेबल है, तो जाहिर सी बात है कोई ऑर्डर किसी कस्टमर ने ही दिया है तो वो लिंक हुई भी होती है आपस में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। दिस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज used to interact with the database, while SQL is the language, MySQL is the software that execute those commands. सिंपल सी बात है कि भाई SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या है? एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस लिए यूज की जाती है? इंटरेक्ट विद डेटाबेस, डेटाबेस का इंटरेक्ट करने के लिए। अब जो हमारा वाला केस है उसमें क्या है? SQL एक लैंग्वेज है और MySQL क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जहां पर हम एग्जीक्यूट करेंगे ये कमांड्स को। ठीक है ना जी, जैसे हमारा RDBMS है। अच्छा जी, ओपन सोर्स क्या है? ओपन सोर्स कहते हैं रिलीज्ड अंडर द GNUI जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL। MySQL इज फ्री फॉर एनीवन टू डाउनलोड, यूज एंड मॉडिफाई। ओपन सोर्स है, आप फ्रीली इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ इसके की फीचर्स है, हाई परफॉर्मेंस है, स्केबिलिटी है, क्योंकि जो भी आपका स्ट्रक्चर डेटा होता है, स्ट्रक्चर डेटाबेस होती है, उसकी स्केबिलिटी बहुत अच्छी होती है। एसिड कॉम्प्लेंस है, इट इंश्योर डेटा इंटेग्रिटी थ्रू ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी है। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट कि इट रन्स ऑन ऑल मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस। ठीक है ना, कुछ ऐसा होता है हमारे पास, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ प्लेटफॉर्म वाइज चल रही होती हैं कि भाई ये विंडोज के लिए, ये लिनक्स के लिए या मैक के लिए, बल्कि बट आपके पास MySQL क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म है, सब पे चलेगा। अच्छा, यूज केसेस क्या है भाई? सबसे ज्यादा वेब डेवलपमेंट में यूज होती है। इट इज द एम इन द लैम्प स्टेम। जब लैम्प स्टेम की बात की जा रही होती है, जैसे लिनक्स है, अपाची है, MySQL है, पाइथन, PHP, पर्ल वगैरह है, लैम्प स्टेम, तो उसके अंदर भी MySQL यूज हो रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड चॉइस है डायनामिक वेबसाइट में, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में यूज हो रहा है। इट पावर्स पॉपुलर CMS लाइक वर्डप्रेस, ड्रूपल, जुमला वगैरह में। ई-कॉमर्स / ऑनलाइन स्टोर यूज इट टू मैनेज कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शनल डेटा। ठीक है जी, ये सारी चीजें आ गई, ये इसकी हिस्ट्री आ गई कि कब 1995 में रिलीज हुई थी फर्स्ट टाइम जब आपके पास। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, इसको यूज करने के लिए हमें एक चीज चाहिए, वो है हमारे पास XAMPP। क्या है? अच्छा, XAMPP। चलिए, XAMPP क्या है? XAMPP is a free, open source and cross-platform software package that sets up a local web environment on your computer. ठीक है, इसको इस तरीके से समझ लें, आपको डेटाबेस बनाने के लिए या PHP रन करने के लिए, PHP आपके पास सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो ये बैकएंड पे चलती है, बेसिकली सर्वर पर चलती है वो। तो अब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो अभी तो हमारे पास सर्वर नहीं है, तो हम अपने इस पीसी को, अपने पर्सनल पीसी को लोकल सर्वर क्रिएट करते हैं। सही है, लोकल सर्वर बना लेते हैं। वो लोकल सर्वर बनता किसके थ्रू है? वो हम बनाते हैं XAMPP के थ्रू। सही।
ठीक है ना, क्या कह रहा है, क्या कौन सा पैकेज है ये, कि ये डेट वेबसाइट सच एज वर्डप्रेस लोकली, ताकि लोकली सारे काम करके पहले डेवलपर्स चेक कर सके, बिल्ड कर सके। अच्छा, लोकल वेब सर्वर क्रिएट करता है ये है ही खुद, यानी कि एज एक एनवायरमेंट है लोकल वेब सर्वर एज अच्छा ज़ैम्प खुद। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर ज़ैम्प की बात की जाए, इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए, एक्स से एम डबल पी। अच्छा, ज़ैम्प से पहले हम वैम्प यूज करते थे, लैम्प भी था, वैम्प भी था। तो देखिए वैम्प जो था ना, WAMP, वो था सिर्फ विंडोज के लिए। डब्ल्यू वर्ड उसमें यूज होता था विंडोज के लिए। विंडोज, ए स्टैंड फॉर अपाची, सही है, अपाची सर्वर का नेम है, एम माइस्क्वेल और पी PHP। ठीक है, वो वैम्प था। सही। अब हम यूज करते हैं ज़ैम्प। ज़ैम्प क्यों बेनिफिट है, ज़ैम्प है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म से बाद वो सिर्फ विंडोज के लिए था, वैम्प W। ठीक है, ये हमारे पास लिनक्स पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा। क्यों, ये है ही आपके पास क्रॉस प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर जो एक्स वर्ड यूज किया गया है ना, इससे मुराद है एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। और ए से मुराद है अपाची सर्वर नेम, एम माइस्क्वेल आ गया, पी स्टैंड फॉर PHP आ गया, और एक और पी जो है ये पर्ल लैंग्वेज के लिए यूज होता है। पर्ल लैंग्वेज हमारे पास एक लैंग्वेज है, उसके लिए भी यूज होता है। देखिए बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजिंग अपाची MariaDB, माइस्क्वेल का नाम है, PHP एंड पर्ल बिफोर डेवलपिंग देम लाइव ऑन लाइव। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ज़ैम्प आपको क्या करना है, ज़ैम्प आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आपके पास आ गया ज़ैम्प इंस्टॉलर एंड डाउनलोड फॉर अपाची फ्रेंड्स। ये आपके पास ज़ैम्प आ गया। ज़ैम्प आपके पास देखें विंडोज के लिए भी, लिनक्स के लिए भी, मैक OS के लिए भी। तो आप विंडोज के लिए यूज कर लोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सही है। ठीक है जी, मेरे पास तो आई थिंक डाउनलोड है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, तो आप इसको एक जिप फोल्डर होगा, उसको अनजिप करोगे सिंपली। ठीक है, ये देखिए कह रहा है इंस्टॉलर मेरे पास पहले से हुआ है, इसलिए बना रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ। जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे, ये आपके पास एक जिप फोल्डर आएगा। ठीक है, उसको आपने अनजिप करना है, सिंपल। अनजिप करने के बाद आपके पास उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कैसे होती है, जैसे कोई भी किसी भी किस्म की एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, नेक्स्ट करके आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब ये जाहिर सी बात है कहाँ पर होता है, बाय डिफॉल्ट अगर आप लोकेशन खुद से प्रोवाइड नहीं करोगे तो सी में होगा, सी ड्राइव में। अब देखिए मेरे पास हुआ है सी ड्राइव में एक ज़ैम्प आया हुआ, फोल्डर आ जाएगा आपके पास ज़ैम्प, देख रहे हैं? हाँ सही है। अच्छा जी, अब मैं ज़ैम्प फोल्डर में आ गया। अच्छा, अब आप चाहो तो इसको हमें स्टार्ट करना होता है, या हमें डेटाबेस में आना है, कहीं भी आना है, किसी भी पैनल में आना है, तो आपके पास यहाँ पर ज़ैम्प के अंदर आकर आप नीचे आए हो सबसे, तो यहाँ पर भी आपके पास दिया हुआ है ज़ैम्प कंट्रोल। ये देखो, ये ज़ैम्प का कंट्रोल पैनल है। आप यहाँ से भी खोल सकते हो, वरना आप यहाँ पे सर्च करोगे, अगर आपको शॉर्टकट बन चुका है ये, आप ज़ैम्प देखें, यहाँ से भी आएगा ज़ैम्प कंट्रोल पैनल। ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ आपके पास ना आ रहा हो शॉर्टकट में, तो यहाँ तो है ही है। जहाँ पे आपके पास इंस्टॉल हुआ है ना, वहां जाए ज़ैम्प वाले फोल्डर में, और सबसे एंड में चले जाए ज़ैम्प कंट्रोल। सही। ये आपने ओपन कर लिया, ये आपको आ गया ज़ैम्प का कंट्रोल पैनल। सही है जी, इस तरीके का होता है। अब देखें इसके अंदर हमारे 5 चीजें हैं, बट हम सिर्फ 2 चीजें यूज कर रहे होते हैं। हमारे पास एक अपाची जो हमारा सर्वर है वो, और दूसरी माइस्क्वेल जो हमारी डेटाबेस है वो। ठीक है, अच्छा, काम करने से पहले इन दोनों चीजों को हम करते हैं स्टार्ट। अपाची को भी स्टार्ट करेंगे और माइस्क्वेल को भी स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, दोनों चीजें स्टार्ट हो गई। अब अभी मुझे जाना है। अच्छा, जब मैं PHP का कोड करता हूँ ना, उसे भी चेक कर रहा होता हूँ, जब भी हमें ये दोनों चीजें स्टार्ट करना जरूरी होता है। ये जो सीधे यहाँ पे बटन है, शेल बना हुआ है, ये क्या चीजें? शेल और नेट स्टैट सीधे हाथ पे। हाँ, ये मल्टीपल चीजों के लिए कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होती है। अगर पोर्ट वगैरह चेंज हुआ है, जो डिफॉल्ट चीजें होती हैं
उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आ जाए उसके लिए। अच्छा अच्छा, और सर्विसेज क्या है ये? इसकी ये सारी इसी की डिटेल्स ही है, क्योंकि ये हम ज्यादा बाय डिफॉल्ट पे चल रही होती है। अगर ज्यादा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है या आता है या हो सकता है हमने डोज रन किए हुए, ठीक है, वर्जन अलग अलग, तो पोर्ट का इशू आता है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन से, वो तो इसी के आप डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन से, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन से वो आप चेंज कर सकते हो। अच्छा जी। अच्छा जी, अब मुझे आना है MySQL के एडमिन पैनल में। इसमें आना है MySQL के एडमिन पैनल। ये रहा आपके पास MySQL का एडमिन पैनल। ये मैं आ गया। MySQL भी डाउनलोड है ना हमारे पास? हाँ, ये सब कुछ MySQL आपके पास देखें, जब आप इसको zen को डाउनलोड कर लेंगे और फिर यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, आपके पास सारी चीजें खुद ही चल जाएगी। अच्छा, नहीं तो MySQL तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, वो होता ही है जी, मैं बैठ आपके पास वो आ जाएगा। ये बेसिकली मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंदर आपके पास होगा। अच्छा, ये अब जो URL जो मैंने एडमिन पैनल हिट किया था, वहां से मैंने कट करके यहाँ पेस्ट कर लिया। जब आप उसे एडमिन पैनल को खोलोगे ना, यहाँ आपके पास टॉप पे लिखा हुआ आएगा PHP माई एडमिन। अच्छा अच्छा, ये वो एडमिन पैनल है जहां से आप अपनी पूरी डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा सही। जी, ठीक है जी। हाँ जी काशिफ, कहाँ है? अच्छा, मैंने वो किया हुआ है, म्यूट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, खैर ये यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है डेटाबेस के हवाले से, ठीक है जी। कि डेटाबेस कैसे बननी है, क्या होना है क्या नहीं, इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल टैब्स नजर आ रहे होंगे। डेटाबेसिस का ऑप्शन आ गया, एसोर्ट, सेटिंग्स, रेप्लिकेशन, वेरिएबल्स। ये बता देना, चेक करा दें क्या है ऑप्शन ये जो जब जिस की 1 by 1 जरूरत पड़ेगी वो हम देखते रहेंगे। अच्छा, तो ये डेटाबेस सर्वर सीधे हाथ पे क्या लिखा हुआ है? सर्वर TCP IP पे सीधे हाथ पे आपके ब्लॉग टेबल बने हुए हैं। हाँ, ये इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है डेटाबेस सर्वर की। इस सर्वर पर चल रहा है, किसके थ्रू चल रहा है? TCP IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए चल रहा है। सर्वर टाइप MariaDB है, सर्वर कनेक्शन SSL है, इज नॉट बीइंग यूज्ड, सर्वर वर्जन लिखा हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है वो है। अच्छा जी, अब हमें बनानी है सबसे पहले डेटाबेस। क्या बनानी है? डेटाबेस। देखिए, डेटाबेस बनाने की तो आप, अच्छा ये जो आपके लेफ्ट साइड पे सारी आ रही है, ये आपके पास डेटाबेस आ रही है। कुछ बाय डिफॉल्ट पहले से बनी हुई होती है, कुछ मैंने इसमें बनाई है, जैसे वर्डप्रेस मैंने बनाई है, स्कूल मैंने बनाई हुई है और इंस्टीट्यूट मैंने बनाई हुई है। बाकी सारी बनी हुई होती है, टेस्ट भी बनी हुई होती है, PHP माई एडमिन, परफॉर्मेंस स्कीमा, इंफॉर्मेशन स्कीमा, ये बनी हुई होती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपना न्यू डेटाबेस कैसे बनानी है। देखिए, सबसे पहले ऊपर कीवर्ड दिया हुआ न्यू, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास UI खुल जाएगी न्यू डेटाबेस के लिए। सही है। ये भी ऑप्शन है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे जो टैब था, जब होम टैब पर आप मौजूद थे, जब यहाँ पे एक टैब था डेटाबेस, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो भी वही UI आ जाएगा, यूजर इंटरफेस आएगा डेटाबेस क्रिएट के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करना बहुत ईजी है। जो आपके पास बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट आता है UTF-8 MB4 जनरल CI, यही फॉर्मेट रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपने डेटाबेस का नाम देना होगा। ठीक है जी, जैसे मैंने स्कूल दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, मैं इसी के हवाले से कोई और नाम दे देता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल माई स्कूल दे देता हूँ। ठीक है जी, माई स्कूल के नाम से मैंने एक डेटाबेस बना ली और इसको मैं कर लेता हूँ क्रिएट। ये देखें जी, अच्छा, यहाँ पर एक चीज ऐड हो गई, एक डेटाबेस ऐड हो गई है, माई स्कूल। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक ही बारी में चला सकते हैं। जी, मल्टीपल डेटाबेसेस बनी हुई होती है ना, उस चीज के लिए मल्टीपल डेटाबेसेस होंगी। अब देखें, यहाँ पर आपको एक चीज लिखी हुई आ रही है, नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, कि इस डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल नहीं है। और फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू टेबल, टेबल नेम, नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा देखें, आपके पास SQL जहां भी वर्ड यूज हो रहा है, वहां पर जो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर किया जाएगा वो किस फॉर्मेट में किया जाएगा? टेबल फॉर्मेट में।
अच्छा, टेबल फॉर्मेट में सेव होता है इसमें। हाँ, अब मैं आपको देखें पहले स्कूल वाली डेटाबेस दिखा देता हूँ, ये मेरी पुरानी बनी हुई है। तो स्कूल डेटाबेस में आया तो देखें यहाँ पर एक टेबल है, वहां पर स्टूडेंट्स। हम्म। स्टूडेंट्स टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ऊपर पूरा यूआरएल लिखा हुआ आ रहा होता है कि हम कहाँ पर हैं। सर्वर 1270 में डेटाबेस स्कूल के अंदर, टेबल स्टूडेंट्स के अंदर। अब ये देखें, ये है हमारा कॉलम, स्टूडेंट आईडी, नेम और एज। हम्म। इसका स्ट्रक्चर हमें डिफाइन करना पड़ता है, बाकी रोज इसमें हम जितना डेटा ऐड करते रहेंगे रोज बनती रहेंगी। देखें यहाँ पे अभी हमारे पास 3 रोज हैं, तो ये नंबर ऑफ रोज 3 है, ठीक, और हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। अब इसका स्ट्रक्चर ये देखें, इसके बराबर में एक टैब है स्ट्रक्चर, यहाँ से इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। जो आपके पास जो टॉप पे जो चीजें थी, स्टूडेंट आईडी, नेम और एज, ये देखिए यहाँ पर डेटा की टाइप लिखी हुई होती है कि इस स्टूडेंट आईडी के अंदर कैसा डेटा आएगा। इसके अंदर डेटा आएगा इंटीजर, मतलब नंबर्स आएंगे। दूसरी चीज एक गोल्डन की बनी हुई है, ये प्राइमरी की है। अच्छा, क्या है? प्राइमरी की, मतलब एक यूनिक कॉलम होता है हर टेबल के अंदर। आपने एक यूनिक कॉलम बनाना होता है जिसे हम प्राइमरी की का नाम बना देते हैं कि भाई इस कॉलम की प्राइमरी की है। जरूरी नहीं है वो स्टूडेंट आईडी, कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है जी। ये टेबल के लिए प्राइमरी की होती है। फिर नेम आ गया, नेम में स्टूडेंट का जाहिर सी बात है कौन सा डेटा टाइप होगा, वारचार होगा। वारचार से मुताबिक होगा वेरिएबल करेक्टर, मतलब अल्फाबेट साइन है इसके अंदर। आपके पास नंबर्स भी आ सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स भी आ सकते हैं। अच्छा, नहीं आपने पहले वाले में बताया कि उसके अंदर टेबल के हेड्स आएंगे, ऐसे ही? नहीं, टेबल के हेड्स नहीं, मैंने कहा ये टेबल का देखें, हम जो डिजाइन करते हैं ना, ये आपको ये टेबल लिखा हुआ बना हुआ आ रहा है, ये सब तो यूजर ने समझ लिया कि ये यूजर ने इंसर्ट किया हुआ है। इंसर्ट की क्यूरी तो हम लिखते हैं, बट यूजर ने फॉर्म फिल किया, वो डेटा यहाँ पे आ रहा है। हमें ये चीज डिजाइन करनी होती है, इसके कॉलम डिजाइन करने होते हैं कि कितने कॉलम हमें रखना है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा था, सही है जी। अब आपके पास आया था नेम, कि भाई नेम क्या है। तो नेम देखें मैंने लिखा हुआ वारचार 32। वारचार से मुराद क्या है? वेरिएबल करेक्टर, मतलब स्ट्रिंग। नेम आपके पास स्ट्रिंग में होगा और कितने करेक्टर्स लेंथ देनी होती है, मैंने दे दिया भाई 32 करेक्टर्स, इससे ज्यादा नेम क्या होगा, ठीक है जी। उसके बाद आ गए आपके पास एज, कि भाई जेंडर, वो उम्र क्या होगी, तो वो भी मैंने उम्र नंबर्स में ली है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा इंटीजर्स में शो होगी, या सॉरी स्टोर होगी, शो नहीं स्टोर होगी, तो मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया। क्लियर है? ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मैं दूसरे टेबल का दिखा रहा था, हम अपने टेबल में पढ़ते हैं। देखिए मैं माइस्क्यूएल डेटाबेस में आता हूँ, ठीक है। ये अभी मेरे पास क्या कह रहा है भाई, क्रिएट न्यू टेबल, कि कोई टेबल क्रिएट करो न्यू। अभी तक कोई टेबल नहीं है, तो सबसे पहले तो टेबल का नेम देना होता है। टेबल का नाम मैं स्टूडेंट्स ही रख देता हूँ, सही है। हाँ जी, कोई सवाल ना सर? नहीं बिल्कुल ठीक है, बस वो जैसे भी पहले आपने बताया कि वो वारचार आएगा जी, वो तो आप डेटा के हिसाब से, जिस तरीके का आपको डेटा स्टोर करवाना है ना, वो चीज हमारी मर्जी का होता है। अच्छा जी जी, हमारी मर्जी का होता है। बस ये बात करें जी, मैंने टेबल का नाम रख दिया स्टूडेंट्स। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, तो देखिए अभी मैं फॉर एग्जांपल पहले मैं बात करता हूँ भाई, मुझे चाहिए स्टूडेंट का नेम 1, स्टूडेंट की एज 2 और स्टूडेंट की जेंडर 3 चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए? 3। अच्छा, यहाँ से कम ज्यादा भी कर सकते हैं, और ये बाद में भी आप सब कुछ कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे कितने चाहिए? 3। टेबल का नाम स्टूडेंट्स है। मैं जब जैसे क्रिएट करूंगा तो आपके पास 3 का स्ट्रक्चर आ जाएगा, कि उन 3 का स्ट्रक्चर आप डिफाइन करो। ये आ गया 3। हाँ। अब देखें, पहली चीज है नेम, कि भाई कॉलम का नेम क्या रखना है वो बताओ। कॉलम का नेम क्या रखना है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम पहला कॉलम का नाम रखा मैंने। इसके अंदर डेटा किस टाइप का होना चाहिए, तो इंटीजर तो रख नहीं सकता, नंबर्स में तो नाम होता नहीं है। मैंने चाहा वारचार, वेरिएबल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको काफी सारी डेटा टाइप्स मिल जाएंगी, जो हम रियली यूज कर रहे होते हैं वो हम यूज करेंगे। वेरिएबल कैरेक्टर दे दिया मैंने,
वेरिएबल करेक्टर क्या होता है? वारचार का क्या मतलब है? वारचार से मुराद है वेरिएबल करेक्टर, मतलब स्ट्रिंग समझ लें। अच्छा जी, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग देखी थी ना, पीएचपी में भी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग हाँ। समझ लें इसको। वेरिएबल कैरेक्टर। जी अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है जी। यहाँ पर फिर हमारे पास हम दे देते हैं लेंथ कितनी देनी है कि भाई एक दाजा नेम कितने बिट्स तक बाइट्स तक का होगा, यानी कि हमारे पास ये होता है 0 से लेकर 255 तक, 255 तक। तो मैंने कहा भाई मुझे चाहिए बस 32 लेंथ, कि नेम इससे ज्यादा क्या होगा। ठीक है, अच्छा आप अच्छा, 50 भी दे सकते हो, आप 60 भी दे सकते हो, जितनी आपने देना आप। कैरेक्टर चाहिए, ठीक ठीक। जी, फिर आपके पास आ गया दूसरा कॉलम नेम। तो मैंने कहा भाई मुझे रखना है कॉलम का नाम स्टूडेंट एज, STU ए कैपिटल रख दिया, स्टूडेंट एज। हम्म ठीक है, या सिर्फ नेम की वजह से मैंने वो रख दिया था, इसको सिंपली एज रख लेते हैं। अच्छा जी, एज मुझे किसमें चाहिए? मैंने कहा इंटीजर में ही चाहिए, ये नंबर में ही मैं रख लूंगा, इसको कर लूंगा एज को। यहाँ पर एज के अंदर लेंथ बताने की जरूरत नहीं होती। सही है, वो होगा मैक्सिमम 3 कैरेक्टर्स का होगा। जी, तीसरी चीज मैंने कहा मुझे चाहिए जेंडर या फी, कुछ भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई मुझे चाहिए फी। ठीक है, अच्छा फी के अंदर मैं ये नहीं बता रहा फी कितनी है, मैं फॉर एग्जांपल इसलिए ये मैंने बनाया है कि मुझे चेक करना है पे है या पे नहीं है। ठीक है, दो ऑप्शन है, हम्म या अगर मैं अभी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ तो अभी जेंडर रख लो। हम्म बट बताना ये चाह रहा हूँ जहां पर सिर्फ दो ऑप्शन हो, मतलब बुलियन हो। हम्म ठीक है जी, मतलब बुलियन है। देखिए अब जेंडर में कहीं कहीं पर होता है कि हमने अदर का ऑप्शन दिया होता है, वरना दो ही ऑप्शन होते हैं, मेल या फीमेल। तो जब ऐसी कंडीशन आए तो यहाँ पर आप रखने को तो वारचार भी रख सकते हो, इंटीजर भी रख सकते हो, लेकिन इसके लिए आप डेटा टाइप रखो बुलियन। अच्छा, इसमें क्या होता है? बुलियन आपको पता है ना, जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ी थी, दो ही वैल्यूज आ सकती हैं, ट्रू या फॉल्स, इसमें होती है 0 या 1। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो हमारे ऊपर है कि हम उसे यूजर को किस तरीके से दिखाएंगे, सेट किस तरीके से कराएंगे। बैकएंड पे हमने डेटा रखा हुआ बुलियन में। अच्छा जी, ऐसा क्यों करते हैं हम भाई? हमने यहाँ वारचार वगैरह क्यों नहीं रखा? क्योंकि यहाँ पे सबसे सुटेबल जो आपके पास डेटा टाइप थी जेंडर के लिए वो बुलियन थी। दूसरी चीज, आप जब डेटाबेस डिजाइन कर रहे होते हो तो आप ये भी देख रहे होते हो साइज कम से कम हो। तो ये अब यहाँ पर अगर मैं 6 कैरेक्टर ले लेता तो ये चीज है। अच्छा जी, बुलियन दे दिया, इसमें भी मैं लेंथ नहीं देता, ये तो होता ही 3 इंटीजर है, एक इंटीजर ले सिर्फ एक कैरेक्टर लेता है, जेंडर में ये ले लिया। ठीक है जी, ये अभी मैंने तीन वो बना दिया कॉलम्स। अब मैं इन तीनों को सेव कर देता हूँ, खाली रेफरेंस से पढ़ाया जाता है इसको। ये मैंने कर दिया सेव। अच्छा, अब ये देखें जिस तरीके से उनकी वाले टेबल की डेटाबेस नजर आ रही थी, उसी तरीके से हमारे डेटाबेस की नजर आ रही है कि भाई नेम क्या है कॉलम्स के, स्टूडेंट नेम है, टाइप क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर 32 है, एज इंटीजर है 11 है, जेंडर टिनी इंटीजर कहलाता है, सिर्फ एक नंबर आएगा इसमें, 0 या 1 एट अ टाइम। ठीक है जी, अब अगर मैं इसको ब्राउज करके दिखाऊं तो आप देखेंगे ये तीनों चीजें हेड में आ गई, स्टूडेंट नेम, एज और जेंडर। क्लियर है? अभी यहाँ पर मैंने एक चीज नहीं ली जो कि मैं आपको समझाने के लिए नहीं ली मैंने, ताकि आप उसमें ये भी देख लें कि उसकी वजह से क्या चीजें नहीं आती, और ये भी देख लें कि अगर बाद में मुझे अपने टेबल को चेंज करना हो तो कैसे करते हैं। पहली चीज तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था प्राइमरी की बनाता है, सारे उसमें लिखने पड़ेंगे, सही है, वो नहीं बनाई मैंने अभी। तो अब इसका वो देखिएगा नुकसान क्या है कि अगर प्राइमरी की ना हो तो फिर क्या होगा। ठीक है, अच्छा जी, अभी कहाँ से अभी देखी थी आपने? ये मैंने अपने दूसरे टेबल में बनाई थी ना, वो दिखाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ये कैसे बनाई थी? इसको आपने स्टेटस दिया था राइट क्लिक कर? वो बताऊंगा ना, अभी बनाने आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी, देखो जी, सबसे पहले मैं एक डमी डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको बाद में बता दूंगा, इसका कोई मसला नहीं है। अभी से मैं सेम डेटा रख रहा हूँ सब जगह। भाई इत्तेफाक वो आपके पास कोइंसिडेंस हो सकता है कि एक अली नाम का स्टूडेंट है जिसकी एज 22 है और आपके पास मेल है, 1 ले लेता हूँ मैं, सही है, और दूसरा भी स्टूडेंट वहां पर अली है जिसकी एज 22 है और वैसी बात है जेंडर मेल है। ठीक है, कोइंसिडेंस हो सकता है, सेम डेटा हो सकता है आपके पास। सही है भाई, हमारे पास
ये देखें डेटा आ गया अली 22 1 अली 22 1 सर ये पिछले जेंडर 11-13 क्लियर है। साल की कोई और अब तो मुझे हुआ कि भाई मुझे हमारा दूसरा वाला जो अली है ना इसकी एज 22 नहीं 23 है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, है। अब मुझे इसकी एज चेंज करनी है क्या करनी है? एज चेंज, लेकिन अभी मैं इसकी एज चेंज नहीं कोई कर ओवर सकता, टाइम तो नहीं होता ना उसका अगर टीचर्स आएंगे तो? अच्छा, एज चेंज ठीक है। नहीं कर सकता। मतलब वही salary अच्छा जी, मिल दूसरी जाएगी। चीज अगर मैं कहूँ भाई मुझे ये रिपोर्ट डिलीट करना है अब ये तो मैं इस रिपोर्ट को भी डिलीट नहीं कर सकता, 11, 13 और 17 की ना अच्छा सही है। कुछ भी नहीं कर सकता अभी मैं इसमें। वही ये क्यों नहीं कर सकता वो सुनिएगा। देखिए करंट एक ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रहा है, करंट सिलेक्शन से मुराद ये है जो हमारा है डज नॉट कंटेन अ यूनिक कॉलम, ये कंटेन नहीं कर रहा कोई यूनिक कॉलम। ठीक है, देखिए यूनिक होता तो हमारा सेम डेटा नहीं आता ना, अली आ गया 22 आ गया 11 आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ है ग्रिड एडिट चेकबॉक्स, ये देखें एडिट कॉपी एंड डिलीट फीचर्स आर नॉट अवेलेबल, कि आपके पास एडिट डिलीट और कॉपी फीचर्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपके पास कोई यूनिक कॉलम नहीं है। क्लियर है? सही है। तो उसमें कोई तो मुझे इसलिए प्राइमरी की लाजमी बनानी होती है हर टेबल में। नहीं होता ना वो, तो मतलब सैलरी में आपकी नोट है अच्छा ना कि आपको आना ये है। जो प्राइमरी की है ये लाजमी बनानी होती है। क्लियर? सही है। अब मैं आ जाता हूँ उसका चलो समझ में आता एक है, बने जैसे बनाए कि टेबल के अंदर फॉर्म की छोटी- देखिए यहाँ पर दो चीजें समझिएगा, एक ये चीज कि आईडी कैसे बनानी है, प्राइमरी की कैसे बनानी है, और एक ये चीज भी सीखिएगा कि बने बनाए टेबल में न्यू चीज कैसे ऐड होती है। सही ठीक है, है। देखिए जी सबसे पहले मैं गया अपने स्ट्रक्चर में, इसी यही वाला जो हमने अभी बनाया था स्टूडेंट्स का, इसके स्ट्रक्चर में आ गया। अब यहाँ पर नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, एड वन कॉलम आफ्टर जेंडर। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हमें ज्यादा ऐड करने हो तो मैं ज्यादा भी कर सकता हूँ, 1 से ज्यादा 2 3 4 जितने, लेकिन मुझे सिर्फ एक चाहिए। क्या चाहिए? एक। अच्छा, अगर अभी मैं गो कर दूंगा ये कब बनेगा? आफ्टर जेंडर, जेंडर के बाद कोई इशू नहीं है, बना सकते हैं, बट आईडी हमेशा हम स्टार्ट में रखते हैं। वो यहाँ पर आपके पास चॉइस है, आप जहां बनाना चाहो, आपको जेंडर के बाद बनाना है, एज के बाद बनाना है, आफ्टर एज, स्टूडेंट नेम के बाद बनाना है, स्टूडेंट नेम, या एट द बिगिनिंग ऑफ टेबल बनाना है। तो मैंने क्या कहा, मुझे कहा बनाना है एट बिगिनिंग ऑफ टेबल। क्लियर है? नहीं तो अगर टेबल का फॉर्मेट हम यूं रखना चाहें कि ये एज जेंडर स्टूडेंट नेम हेड पे आ जाए और नीचे फॉलो कर रहा हो डेटा, रहेगा वही। ये तो हम एक कॉलम बढ़ा रहे हैं, एक कॉलम बढ़ाया है हमने, कॉलम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट आईडी भी तो चाहिए। सही है? तो मैंने कहा वो कॉलम, मैंने कहा कहाँ पे आया, वो कॉलम मुझे सबसे ऊपर चाहिए, पहले नंबर पे आईडी हो, दूसरे पे नेम, तीसरे पे एज, चौथे पे जेंडर। तो मैंने कहा गो। ठीक है, अब देखें आपके पास पहले 3 का स्ट्रक्चर खुला था ना, अब सिर्फ 1 का स्ट्रक्चर खुला है। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ एक कॉलम बनाना है। अच्छा जी, यहाँ पूछा कॉलम का नाम क्या होगा। देखें जरूरी नहीं है आप कॉलम का नाम स्टूडेंट आईडी रखो, सीरियल नंबर रखो, ABCD XYZ कुछ भी रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम मीनिंगफुल रखते हैं आईडी। सही है? अच्छा, टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी, जाहिर सी बात है, आईडी आप नंबर्स में ले रहे हो। तो ये प्राइमरी की किस तरीके से बनती है वो चीज है देखने वाली। ये प्राइमरी की बनती है आपके पास, आगे आएंगे ना आप तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है इंडेक्स, इसको ओपन करें, इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है प्राइमरी। सही है। इस पे क्लिक किया तो प्राइमरी से मुराद ये होता है कि ये मेन कॉलम है। हाँ, प्राइमरी की है, मतलब ये एक यूनिक कॉलम होगा, ये कभी भी नल नहीं हो सकती, खाली नहीं छोड़ सकती किसी भी। तो ये नेम का होना चाहिए वैसे कॉलम, ऐसा है ना? नेम का कॉलम प्राइमरी होना चाहिए। नेम का नहीं होता प्राइमरी कॉलम भाई। अली नाम के 10 स्टूडेंट होंगे, प्राइमरी कैसे रहेगा डेटा? अच्छा, आईडी होती है प्राइमरी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो यूनिक आईडी मतलब। हाँ, यूनिक आईडी होती है। ठीक है, आपने कहा प्राइमरी और यहां से आपने कर दिया गो। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल इसलिए दी कि ये प्राइमरी की इसकी वजह से बनी है प्राइमरी। ठीक है, चाहे मैं इस कॉलम का नाम नेम ही रख देता तो ये प्राइमरी की ही बनती। अच्छा अच्छा, ठीक सही है? अच्छा जी, तीसरी चीज इसमें एक और देख लें, यहाँ पर एक चीज है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है ये है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट क्या है? ऑटो इंक्रीमेंट ये है कि अब आप जब भी डेटा इंसर्ट करोगे ना
तो आपको आईडी देने की जरूरत नहीं है, आईडी खुद ब खुद जनरेट कर देगा। अच्छा, आईडी जनरेट कैसे करेगा? ऑटो इंक्रीमेंट करेगा। पहला रिकॉर्ड होगा उसकी नंबर 1 होगी, जो दूसरा रिकॉर्ड होगा उसकी नंबर 2 होगी, खुद ही ऑटो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे किया क्लिक। क्या बताया ये कि क्या मतलब बताया आपने? ऑटो इंक्रीमेंट। अच्छा, ऑटो इंक्रीमेंट। तो इससे क्या होगा? आपको डेटा इंसर्ट करते वक्त ना, जब आप डेटा इंसर्ट कराओगे आपको आईडी खुद से नहीं देनी होगी स्टूडेंट की। अच्छा, या टेबल के अंदर आईडी खुद से नहीं आपने इंसर्ट करानी होगी, आईडी खुद ही जनरेट कर लेगा। खुद ही जनरेट करेगा। और जनरेट किस फॉर्म में करेगा? पहले रिपोर्ट की 1, उसके बाद 2, फिर 3, 4, 5 इस तरीके बढ़ता रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार जो आईडी जनरेट कर देगा दोबारा किसी को साइन नहीं करेगा। हाँ ठीक, क्लियर है? अब देखें, मैं इसको कर रहा हूँ सेव। इसको मैंने किया सेव। ठीक है, ये आपके पास देखा टेबल के अंदर जो हमारा स्टूडेंट नेम, एज और जेंडर 1 2 3 था ना, अब वो 2 3 4 हो गया और नंबर 1 पे आईडी आ गई। यहाँ पे गोल्डन की बनी हुई आ रही है जो कि प्राइमरी की है, इंटीजर टाइप है। और ये देखें एक्स्ट्रा में क्या बताया है? ऑटो इंक्रीमेंट है भाई, सही, ये खुद ही करेगा। हाँ, अच्छा जी। अब हम आए थे अपने पुराने रिपोर्ट पे। देखें, सबसे पहले तो ये ऊपर नोटिफिकेशन देख ले, जो कह रहा है भाई फीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे देख लें कितना सिंपल डेटा है। ठीक है, अब जैसे मैं पेज रिफ्रेश करूंगा ना, तो स्टूडेंट नेम से पहले एक और चीज ऐड हो जाएगी, आईडी। पहले वाले की 1 होगी और दूसरे वाले की 2 होगी। उसके साथ साथ यहाँ पे सारे फीचर्स भी नजर आएंगे, एडिट का भी, डिलीट का भी, कॉपी का भी। ठीक है, ये देखें, यस, खुद ही आईडी आ गई 1 2, डिलीट का फीचर्स भी आ गया, कॉपी का भी आ गया, एडिट का भी आ गया। ऊपर जो नोटिफिकेशन आ रहा था वो चला गया। वो की वाला कहाँ चला गया? की जो बना हुआ होता है? नहीं, वो तो स्ट्रक्चर था। अच्छा, वो तो है, ये स्ट्रक्चर है। देखें, ये दोनों एक ही टेबल की बात हो रही है। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जब स्ट्रक्चर देखना होता है, जब ये है स्ट्रक्चर को सिर्फ डेवलपर ने एक दफा बना दिया, फिर वो नहीं देखता, सही है। टेबल का ब्राउजिंग देखता है कि इसके अंदर देखें आईडी एक प्राइमरी की है, इसके अंदर 1 और 2। ये आप, अच्छा, वो दूसरा खोलें दोबारा जरा स्ट्रक्चर में। अच्छा, ये आप अलग, ये ब्राउजर क्यों चाहिए? अच्छा, ब्राउजर में चल रहा है ये। देखिए, मैंने अलग अलग टैब पे खोला हुआ है। मैं यहीं से चाहूँ तो स्ट्रक्चर में देखिए, ये ब्राउज है, हाँ, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूंगा वो रिकॉर्ड नजर आएंगे जो हमारा है। कुछ चीजें सही। अच्छा, ये जो आपने खोला हुआ है, ये करना शुरू कर ये एसक्यू वो जैम्प जो खोला हुआ है, ये ब्राउजर में चलता है ये? नहीं, ये जैम्प तो कंट्रोल में यहाँ खुलता है। हाँ, ये ब्राउजर में खुलता है ना, सर्वर का जो आपका वो होता है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है जी, सही। अब देखिए आपके पास एडिट, कॉपी, डिलीट फीचर्स अवेलेबल हो गए। तो अब आप इसको एडिट करना चाहो तो आप एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा भाई इसकी एज 22 नहीं 23 थी, तो यूनिक कॉलम की वजह से ही आप डिलीट, एडिट और कॉपी कर सकते हो। ये देखें, रिकॉर्ड चेंज हो गया दूसरे वाले का, एज 23। क्लियर है? सही है। ये था हमारा, समझ ला, हमने टेबल भी बनाना देख लिया, इंट्रोडक्शन भी हमारा हो गया कि क्या चीजें हैं क्या नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई भी सवाल? बस ये अब आपने जो आज पढ़ाया इसको आप कैसे शेयर, उसमें तो आप कोड शेयर करते थे, ये नहीं, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये आपने खुद से बना के देखना होगा। ठीक है, ठीक, आप ये मैं आज इंशाल्लाह कोशिश कर। हाँ जी, काशिफ में चले गए लगता है। हाँ, मे भी पॉसिबल, बट ऑनलाइन तो है खैर काशिफ। तो मैं जो ना अब मैं क्या करूंगा आज इसको प्रैक्टिस करने के लिए, माई एसक्यूएल तो उसमें होता ही है, आप कह रहे हो जैम्प मुझे डाउनलोड करना है, जैम्प डाउनलोड करना है आपने, और इसके ऊपर ये टेबल बनाना है जी। फिर आप माई एसक्यूएल के एडमिन पैनल में आओगे यहाँ से। हाँ, और फिर ये आपके पास खुल जाएगा ये हिस्सा। फिर आप न्यू डेटाबेस क्रिएट करके उस पर टेबल क्रिएट करोगे जी। ठीक है जी, मैं अगर तस्वीर दे देता हूँ जरा स्क्रीन की। जी जी, तस्वीर, वरना आपको तंग करूंगा फोन करके, वरना कोई इशू नहीं है। एक मिनट। अच्छा, वो स्टार्ट वाली विंडो जरा लीजिएगा, क्या क्या करना था उसमें? इसमें कहाँ से करते हैं जब स्टार्ट करेंगे पहली दफा डाउनलोड करके? तो डाउनलोड
हाँ, यहाँ से आपने क्लिक करना है देखिए डाउनलोड पे आप लिख दिएगा zen डाउनलोड, तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी हमने इस विंडो में एडमिन उस पे स्टार्ट करना है। हाँ, तो मुझे स्टार्ट करनी है अपाची। अच्छा, स्टार्ट MySQL एंड अपाची, ठीक सही है। सही है, मैंने लिख लिया। और उसके बाद क्या करेंगे इस स्टेप के बाद? स्टार्ट, जब आप इसके एडमिन में आओगे फिर आप यहाँ पर आए होगे, फिर यहाँ पे न्यू डेटाबेस क्रिएट करोगे। अच्छा, फिर न्यू डेटाबेस, ठीक है, ठीक। तो उसके अंदर ये हम फिर न्यू डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी, उसके अंदर टेबल क्रिएट करोगे। हाँ, न्यू डेटाबेस के बाद जो है फिर हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? कहाँ तो पहला स्टेप क्या होगा? बस लिखा हुआ आ रहा होगा न्यू टेबल, तो आप टेबल का नाम दोगे और नंबर ऑफ कॉलम्स बता दोगे। अच्छा, ये जो देखें, बात सुने, ये जो मैंने बाद में एड करवाई है ना प्राइमरी की, ये आपको समझाने के लिए कराई है ताकि आप दो चीजें एक साथ देख लो कि हम बनी हुई टेबल में कैसे दोबारा काम करते हैं। आपने बार बार नहीं करना, जब आप फर्स्ट टाइम बनाओगे जब भी आप प्राइमरी की बना सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये ना सही। ठीक है जी, शायद हमने 40 पे स्टार्ट की थी, हमारी क्लास भी एंड होने वाली होगी। बस सही है, आज मैं इस पे काम करता हूँ जी, करा आप इसके बाद। ठीक है जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।